वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो खुद की तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद की तस्वीर बदल दे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं रोशन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पर। आज की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर का पार्ट 4 की। तो हमने रियल नंबर के 3 वीडियो अपलोड कर दिए और जिसमें बहुत ही डिटेल से हमने रियल नंबर को कवर किया है और बहुत सारे क्वेश्चन डर मारा है। तो जिन्होंने रियल नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है वो क्या करो, आई बटन दिख रहा होगा उसे क्लिक करो और रियल नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखो, या फिर प्लेलिस्ट चेकआउट करो। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे रियल नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए, उसके बाद पार्ट 4 देखिएगा, क्योंकि ज्यादा बेहतर होगा जब कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से क्लियर हो। ठीक है, देखो यार, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज होती है ना जिसको बेसिक से पढ़ोगे ना तभी मजा आएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट में, ठीक है, मिसकॉन्सेप्चुअल चीजें आ गई या कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर नहीं हुआ ना, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ ना, तो दर्द बहुत देगा यार, बहुत दर्द देगा, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जिनका भी कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर नहीं है रियल नंबर का, वो रियल नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जरूर देखो। चलिए अब बात करते हैं हम रियल नंबर के पार्ट 4 की। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लासेज में इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर तो सबको पता होगा, इरेशनल नंबर होता है क्या? सब कहेंगे कि हाँ भैया इरेशनल नंबर तो पता है। मैं पूछूं क्या होता है इरेशनल नंबर, आप कहोगे कि भैया वैसा नंबर जो रैशनल नहीं होता। तो आपने सही बोला, वैसा नंबर जो रैशनल नहीं होता उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे √2, √3, √5, ये सब रैशनल नंबर नहीं है, तो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। √7 और दुनिया के दो सबसे फेमस इरेशनल नंबर, एक पाई और दूसरा ई, है ना। पाई के बारे में आपने सुना ही होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या पाई की वैल्यू 3.14 होती है। आप सबने सुन रखा है, होती है ना। अच्छा, जो जो कह रहे हैं होती है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ और लिखो कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, लिखो। और जो इग्नोर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भैया पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं होती, वो मुझे रीजन बताओ क्यों नहीं होती। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से बताइए। ठीक, अब मैं आपको आगे बताता हूं। देखो यार, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं होता, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है। ये पाई की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं। भैया आपकी बातें क्यों माने, मत मानो यार, मेरा क्या जाता है, जस्ट जोकिंग यार। सुनो, आपको अगर पता करना है, ठीक है, कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 क्यों नहीं होती, तो मैं अभी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन इसको अगर वेरीफाई करना है तो आप एक काम करो, आपके पास क्लास 9th और क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक होगा, अरे मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक होगा ना, उस बुक को खोलो और सीधा लैंड करो चैप्टर 13 पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। जब उस चैप्टर में तुम जाओगे, चैप्टर 13 में जब लैंड करोगे, तो वहां पे लैंड करना एक्सरसाइज 13.3 या 13.4 पे। और वहां लैंड करने के बाद एक्सरसाइज जहां पे डला होगा उसी के नीचे पहला लाइन होगा, एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 स्टेटेड अदरवाइज। मतलब क्या कह रहा है कि भैया पाई बराबर 22/7 एज्यूम करो, तब तक एज्यूम करो जब तक ना कहा जाए। ठीक है ना, जब तक तुम्हें क्वेश्चन में पाई की दूसरी वैल्यू नहीं दी है, तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 एज्यूम करके चलना है। तो सोचो, अगर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती तो बुक वाला भी ऊपर में क्यों लिखता? लॉजिक तो है बातों में। अब भैया एक बात बताओ, पाई की वैल्यू 22/7 क्यों नहीं होती, या फिर पाई की वैल्यू हम 22/7 क्यों मानते हैं, 3.14 क्यों मानते हैं? कोई ना कोई तो रीजन होगा। हाँ, देखो, इसको जानने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री में जानी पड़ेगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप भैया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, तैयार हो जाओ। हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जा रहे हैं और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 एज्यूम क्यों करते हैं उसको सीखने वाले। बट
ध्यान से सुनिएगा, जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो यार, पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू को लेकर के दुनिया में दो कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। दो कहानी, कितनी कहानियां? दो स्टोरी। पहली स्टोरी समझा रहा हूं, सुना रहा हूं, ठीक है। स्टोरी नंबर 1, सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्या था कि आज से कई हजार साल पहले, बहुत साल पहले, ठीक, आपको पता था कि इंसान जो था वो अपनी जरूरत का के लिए किस पे डिपेंड करता था? जंगलों पे डिपेंड करता था। नॉर्मल सी बात है, पहले के टाइम में इंसान जो होता था वो खेती वगैरह तो करता नहीं था, ठीक है। तो वो अपनी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, खाना पीना, लकड़ी वकड़ी, सब कहां से लाता था? जंगल से लाता था। मतलब जंगलों पर डिपेंड करता था। तो इंसान क्या करता था, पहले के टाइम के लोग जो होते थे वो करते क्या थे कि भैया एक जगह पे कबीला बना करके रहते थे। मान के चलो ये कुछ एरिया है, यहाँ पे लोग छोटे छोटी झोपड़ी बना करके रहते थे। भाई मेरा ड्राइंग मस्त है यार, है ना। बचपन में मुझे A+ मिला करता था। तो छोटे छोटे, जस्ट जोकिंग साहब, देखिए छोटे छोटे झोपड़ी बना के रहा करते थे, है ना। ठीक, छोटे छोटे झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। अब इंसान को अगर अपनी जरूरत पूरी करनी हो तो अपनी जरूरत पूरा करने के लिए वो कहां जाता था? जंगल जाता था। कहां जाता था? जंगल जाता था, ठीक है। चाहे वो लकड़ी लाना हो, क्योंकि लकड़ी लाएगा तभी तो आग जला करके खाना पकाएगा, ठीक है। या फिर जानवरों का शिकार करना हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी जरूरत के लिए किस पे डिपेंड करता था? जंगलों पे डिपेंड करता था। तो हुआ क्या कि पहले के टाइम में लोग जब जंगल जाते थे तो जंगल से जब सामान लेकर आया करते थे तो सामान लाने के दो रास्ते होते थे। या तो उस सामान को अपने पीठ पर लाद कर लाते थे, ठीक। या तो दूसरा रास्ता ये होता था कि वो जो कुछ जानवर पाल पोस कर रखते थे, जैसे भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, खच्चर हो गया, ठीक है, इन जानवरों के पीठ पर लाद करके सामान को लाया करते थे। तो सोचो, इंसान अपनी पीठ पर जितना सामान लाए वो एक लिमिटेड वजन ला सकता था। एक जानवर की पीठ पे इंसान अगर सामान लाद कर ले जाए तो वो भी एक लिमिटेड पार्टी ले जा सकता था। ऐसा तो नहीं है कि 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल, 100 क्विंटल डाल दे और उठा के ले जाया जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो एक लिमिटेड सामान जो था उसको इंसान अपने पीठ पर या जानवरों के पीठ पर इधर से उधर ले जा सकता था। अब कहानी क्या थी कि एक बार इस गांव के लोग, ठीक है, इस गांव के कुछ लोग गए जंगल, जंगल गए लकड़ी काटने। कहां पहुंचे? जंगल गए लकड़ी काटने। अब जंगल में क्या था भैया? जंगल में उन्होंने सोचा कि भैया इस बार लकड़ी, ठीक है, पहाड़ के पास जाकर काटेंगे, ठीक। तो वो गए पहाड़ के पास और एक पहाड़ के स्लांट पे, इस टाइप के ढलान पे एक बड़ा सा सुंदर पेड़ था, ठीक है। उन्होंने सोचा इसके टहनी को काटा जाए, इसके टहनी के टुकड़े को काटा जाए। तो उन्होंने जब इस टहनी को काटा, इस लॉक्स को काटा, तो ये लट्ठा जब जमीन पे गिरा, इस स्लोप पे गिरा, तो स्लोप पे गिरा तो ये लुढ़कता हुआ, क्या, लुढ़कता हुआ जमीन पर आया। तो एक इंसान को, वहां पे जितने लोग गए थे उनमें से एक इंसान को आइडिया आया कि यार जब ये लकड़ी का लट्ठा इतना बड़ा है और ये लुढ़कते हुए इधर से उधर जा सकता है, तो ऐसा करे ना कि इस लकड़ी के लट्टे का एक छोटा सा पीस काटे और छोटा सा पीस काट करके एक चक्का बनाया जा सके। तो यहाँ पे दुनिया में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया वो पहिए का कॉन्सेप्ट आया, चक्के का कॉन्सेप्ट आया। और दुनिया में पहली बार सोचा गया कि हम चक्का या पहिया बना सकते हैं। तो उस टाइम दुनिया में जब पहला चक्का बनाया गया था, जब पहला पहिया बनाया गया था, वो पहिया गोल था ही नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा था। वो क्या था? टेढ़ा मेढ़ा था। तो टेढ़ा मेढ़ा पहिया जो था उसको धक्का देने में या उसको खींचने में ज्यादा फोर्स लगता था, बड़ी दिक्कत होती थी। तो लोगों ने सोचा
कि यार उस टाइम के लोगों ने सोचा कि कौन से चक्के को हम गोल चक्का कहेंगे, किस टाइप के चक्के को हम गोल चक्का कहेंगे। तो क्या था कि जिस टाइप से आज के टाइम में मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, जो रिसर्च में लगे रहते हैं, उस टाइम भी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिसर्च करते होंगे, तभी तो दुनिया आज यहां तक पहुंची है। ठीक है, तो सोचो उस टाइप के लोगों ने रिसर्च किया और कहा, किसी इंसान ने कहा कि भैया वैसे चक्के को हम गोल चक्का कहेंगे जिसका सरकमफेरेंस, ध्यान से सुनना, जिसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ये होता है, सर्कल है ये, इस सर्कल का अगर हम सरकमफेरेंस बोले तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है ये बाउंड्री लाइन। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन। तो भैया सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री लाइन, हाँ। पेरीमीटर मतलब भैया, पेरीमीटर मतलब भी बाउंड्री लाइन। तो आप, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब भी सरकमफेरेंस या पेरीमीटर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का निकालना हो, चाहे वो रेक्टेंगल ही क्यों ना हो, ठीक है, उसके बाउंड्री लाइन पे चक्कर काट लो। ये मान के चलो कि ये घर के अंदर एक सुंदर सी कन्या रहती है। ठीक, अब भैया तुम क्या करते हो इस सुंदर सी कन्या को देखने के लिए, ठीक है, तुम क्या करते हो, रोज इस घर के चारों ओर चक्कर काटते हो। तुम्हारा इस घर के चारों ओर चक्कर काटना, इस सुंदर कन्या के चारों ओर चक्कर काटना ही पेरीमीटर है। ऐसा करना मत, ठीक है, नहीं तो भैया कितने चप्पल जूते खाओगे ये पता नहीं है। ठीक, हर एक चीज की उम्र होती है। ठीक, अभी उम्र है पढ़ने का तो अभी पढ़ाई पे फोकस करो। जब उम्र होगी भैया बियाह करने का, तो घर वाले ढूंढ के ला देंगे ही ला देंगे। देखो यार, आज के टाइम में बच्चा जो है ना, ऐसी चीजों के पीछे भागता है जो उसको मिलना ही मिलना है। आज के टाइम में बच्चा किसके पीछे भागता है, छोकरी के पीछे। भैया मिले, एक बात बताओ, एक एज के बाद जब तुम 25 26 27 28 के हो जाओगे, घर वाले छोकरी दिला ही देंगे। क्या नहीं मिलेगा तुम्हें, घर वाले क्या नहीं दिलाएंगे, नौकरी नहीं दिलाएंगे। तो जो घर वाले नहीं दिलाएंगे उसके पीछे भागो ना, वैसी चीजों के पीछे क्या भाग रहे हो जो घर वाले दिलाएंगे दिलाएंगे। ठीक है ना, तो हमें किसके पीछे भागना है, नौकरी के पीछे, छोकरी के पीछे नहीं भागना। ठीक, अब नौकरी का मतलब समझ रहे हो, नौकरी का मतलब काम, इन द सेंस नौकरी का मतलब काम। अच्छा, तो किसी भी सुंदर कन्या के चारों ओर चक्कर लगाना ही अपने आप में पेरीमीटर होता है, सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, अगर अब भैया एक बात बताओ, किसी भी सुंदर कन्या के चारों ओर चक्कर लगाना पेरीमीटर, हाँ। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो ये लेंथ होगा भैया, ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा और ये ब्रेथ होगा, मैंने बोला हाँ। तो भैया एक बात बताओ, अगर इसके चारों ओर चक्कर लगाना पेरीमीटर है, तो रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर पढ़ रखा है 2 × L+B। आप ये ला करके दिखाओ, इसके चारों ओर चक्कर लगाते दिखाता हूँ। सोचो, इस जगह से चालू कर रहे हैं चक्कर लगाना, इस जगह से, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, है ना। सोचो, इस जगह से चक्कर लगाना चालू कर रहे हैं, यहां से यहां तक गए, क्या हुआ, L+। यहां से यहां तक गए, क्या हुआ, B+। यहां से यहां तक गए, क्या हुआ, L+। यहां से यहां तक गए, ये क्या हुआ, B। तो एक बात बताओ, L+L कितना L, 2L, प्लस का प्लस, B+B कितना B, 2B। और यहां भी 2, यहां भी 2, 2 कॉमन ले लो, और 2 जैसे ही कॉमन ले लिया तो 2 यहां से चला गया, तो क्या बचा, L+, यहां से 2 चला गया तो B। तो क्या 2 × L+B आया कि नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद कोई भी बोले कि पैरीमीटर निकालो, तो पैरीमीटर का मतलब होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के बाउंड्री लाइन पे चक्कर काटना। सरकमफेरेंस भैया, सरकमफेरेंस का मतलब होता है, ठीक है, वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर, वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो किसी कर्व से बना है, ठीक है, उस कर्व, उस ज्योमेट्रिकल फिगर के चारों ओर चक्कर काटना। जैसे सर्कल, सर्कल कर्व से बना है, ठीक है, पता है ना लाइन क्या होता है, जो चीजें सीधी चलती हैं वो लाइन होता है, और जो टेढ़ी मेढ़ी चलती है वो क्या होता है, कर्व। तो सर्कल में ये वाली चीजें जो है ना वो सीधी सीधी चलती है, तो सर्कल एक लाइन से बना हुआ ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर लाइन से बनता है, ठीक है, उसके बाउंड्री लाइन पे चक्कर काटना पेरीमीटर कहलाता है। और जो ज्योमेट्रिकल फिगर कर्व से बनता है, उसके बाउंड्री लाइन पे चक्कर काटना सरकमफेरेंस कहलाता है, लेकिन होता दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो किसी ने कहा, क्या कहा, किसी ने कहा कि दुनिया में गोल चक्का हम उसको कहेंगे जिसके सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो 22/7 होगा। दुनिया में ये बात बड़ी पॉपुलर हो गई कि भैया गोल चक्का बनाना है, आप गोल चक्का तभी बना सकते हो जब सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो 22/7 है। लोगों में बड़ी फेमस हुई ये बात, और दुनिया में इधर से उधर हर जगह बात फैला, और दुनिया वाले गोल चक्का बनाने लगे। इससे क्या हुआ,
इससे दुनिया में गोल चक्का बनाना बड़ा आसान हो गया। ठीक है, तो इससे आपके पहिए का खोज हुआ। ठीक, लेकिन हमारे काम का क्या है, हमारे काम का ये था कि भैया किसी यहां से तो ये पता चल गई थी कि सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो 22/7 होता है। ठीक है, 22/7 होता है, ये बात पता चल गई थी। बाद में पता चला दुनिया वालों को, बाद में दुनिया वालों ने एक और बात पता करी कि जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वो 2πr होता है। बाद में दुनिया वालों को क्या पता चला, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। और सोचो अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस, ये सेंटर है तो ये रेडियस, और दो रेडियस को मिलाने वाला लाइन क्या कहलाएगा, डायमीटर। तो d बराबर क्या हो गया, r प्लस r, तो d बराबर हो गया, d बराबर हो गया 2r। अब लोगों को सरकमफेरेंस की वैल्यू पता चल चुकी थी 2πr होता है, d बराबर पता चल चुका था 2r होता है। तो किसी के दिमाग में एक करस्तानी घुसी, एक चीज समझ में आया, लोगों ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं ना, सरकमफेरेंस की वैल्यू पता है 2πr, तो c के जगह सरकमफेरेंस की जगह रख दो 2πr अपॉन अपॉन, लोगों ने कहा डायमीटर की वैल्यू तो पता है 2r होता है, तो लोगों ने d की वैल्यू भी 2r रख दी इक्वल टू 22/7। फिर किसी ने 2 से 2 को उड़ा दिया, r से r को उड़ा दिया, और पाई इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या आ गया, पाई इधर बचा और इधर 22/7 बचा। तो दुनिया वाले यहां से कहने लगे कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है, और ऐसे दुनिया वालों को पता चला पाई की वैल्यू 22/7 होती है। लेकिन दुनिया वालों को बड़ी खुशी हुई, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही लोगों को पता चला कि पाई की वैल्यू 22/7 होता है, दुनिया वाले बड़ी खुश हुए, यार कुछ नया इन्वेंशन किया, मजा आ गया। लेकिन कुछ समय बीता, कुछ 100 साल बीते, कुछ मैथमेटिशियन आए, उन मैथमेटिशियन ने ये कहा कि यार जो पाई की वैल्यू तुम 22/7 आज तक यूज करते आए हो ना, पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। लोगों ने पूछा यार फिर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, फिर होती क्या है। तो लोगों ने पाई की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, मैथमेटिशियन ने पाई की वैल्यू कैलकुलेट किया। तो दुनिया का जो पहले मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी, उन्होंने 3.14 की थी। कितनी की थी, 3.14 की थी पहला। फिर ऐसे ऐसे और भी मैथमेटिशियन आए जो पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते गए, कैलकुलेट करते गए, और दुनिया का जो सबसे लास्ट मैथमेटिशियन था जिसने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी और डेसिमल के बाद 10 डिजिट तक, वो थे रामानुजन। इंडिया में आप रहते हो और रामानुजन का नाम ना सुने हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मॉडर्न टाइम में रामानुजन दुनिया के सबसे फेमस मैथमेटिशियन रहे, है ना, वर्ल्ड के सबसे फेमस मैथमेटिशियन रहे। तो वो रामानुजन दुनिया के सबसे फेमस मैथमेटिशियन क्यों बने, आपको पता है, उसका दो रीजन है। क्या रीजन है पता है, एक बात बताओ, 2+3 बराबर कितना होता है। सबको पता है कि भैया 2 के आगे कुछ नहीं है, प्लस है, 3 के आगे प्लस है, तो 2+3 5 होता है, 5 के आगे कुछ नहीं, प्लस है। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो यार, जब पॉजिटिव नंबर को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन रामानुजन दुनिया के फेमस मैथमेटिशियन बने, उसके पीछे दो रीजन थे। पहला, रामानुजन ने ये प्रूव किया था कि जब आप नेचुरल नंबर को जोड़ते हो, सम ऑफ नेचुरल नंबर करते हो, ये नेचुरल नंबर है, इनको जब जोड़ते हो तो इसका जो सम आता है वो -1/12 आता है। मतलब उन्होंने पॉजिटिव नंबर का सम -1/12 प्रूव किया था। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ठीक है, आज तक किसी को ये नहीं पता कि सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू -1/12 कैसे होता है। रामानुजन के अलावा किसी को नहीं पता। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, 12th में जाओगे ना, तो 12th में, ठीक है, अगर तुम 11th में गए, 11th में साइंस लिए, पीसीएम लिए या पीसीबी लिए, फिर 12th में जाओगे, 12th में फिजिक्स पढ़ोगे। फिजिक्स के अंदर एक फिजिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन है जिसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू -1/12 इसी के बिहाफ पे सॉल्व होता है। मतलब क्वांटम फिजिक्स अगर सॉल्व करना है तो आपको ये जो रामानुजन ने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। और दुनिया को नहीं पता प्रूफ कैसे होता है, कैसे ये आया किसी को नहीं पता, फिर भी दुनिया धड़ल्ले से यूज किए जा रही है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो सोचो रामानुजन ने दुनिया को कितनी बड़ी बात बताई थी। दूसरा, रामानुजन दुनिया के महान मैथमेटिशियन में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने डेसिमल के बाद लगभग 10 डिजिट तक पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी, 10 डिजिट तक पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी।
ठीक है। अब रामानुजन के बाद जब हमारे पास सबसे पहला सुपर कंप्यूटर लगा, ठीक, तो लोगों ने उसके प्रोसेसर को चेक करने के लिए सबसे पहले पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी कि भैया पाई की वैल्यू होती क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पाई की वैल्यू कैलकुलेट क्यों करना चाह रहे थे लोग, क्या ऐसा था खास पाई में। देखो यार, दुनिया में जितनी भी गोल चीज है, गोल चीज, मैंने कहा था ना कि पाई की खोज कब हुई थी, एक पहिए को लेकर के, और पहिया कैसा होता है, गोल। तो दुनिया में जहां भी गोल चीज है, चाहे कोई भी चीज हो गोल, वहां पे पाई का यूज मिलेगा ही मिलेगा, पाई का यूज मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही जिस पेन से पढ़ा रहा हूं, इस पेन का यहां वाला पार्ट गोल है, समझ रहे हो ना, ठीक। जिस कैमरा से शूट हो रहा है, वो कैमरे का जो ऊपर वाला फेस है वो भी गोल है। तो धरती में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका सरफेस जो होता है वो गोल होता है, और जो जो भी चीज गोल होता है वहां पे पाई यूज होता है, और पाई यूज होता है। और जब पाई की वैल्यू ही एग्जैक्ट नहीं है, तो पाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कहां से मिलेगा मुझे। जैसे सर्कल का एरिया निकाल रहे हो आप, और सर्कल का एरिया निकाल रहे हो, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर रहे हो या 3.14 पुट कर रहे हो, अब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये तो होती ही नहीं है। तो जब ये होती ही नहीं है तो एरिया हमें एग्जैक्ट कैसे मिलेगा, एरिया तो अप्रोक्स ही मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो हम जो एरिया निकालते हैं पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 पुट करके, या पैरीमीटर निकालते हैं, और जहां पे भी पाई का वैल्यू यूज करते हैं उसमें हमेशा एरर रहा है, वो हमेशा एक अप्रोक्स एरिया दिया है, अप्रोक्स पैरीमीटर दिया है, अप्रोक्स वैल्यू दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं दिया है, समझ रहे हो। तो पाई की वैल्यू दुनिया वालों को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि दुनिया चाहती थी कि इस जितनी भी गोल चीज है उसका हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो, ठीक। अब क्या हुआ कि दुनिया को जब सबसे पहला सुपर कंप्यूटर मिला, तो दुनिया ने उसके प्रोसेसर को चेक करने के लिए सबसे पहले पाई की वैल्यू कैलकुलेट की। सुपर कंप्यूटर ने लगभग कहा जाता है कि 2 ट्रिलियन टाइम से बड़ी वैल्यू तक कैलकुलेट किया, फिर भी पाई की वैल्यू एग्जैक्ट हुई ही नहीं, पाई की वैल्यू और बढ़ते चली गई। सुपर कंप्यूटर ने कहा लास्ट में मेरी औकात नहीं है इससे ज्यादा कैलकुलेट करने की, ऐसा नहीं कहा, मतलब कैलकुलेशन उसने रोक दिया, और पाई की वैल्यू उससे भी बढ़ी थी। तो दुनिया कहने लगी कि पाई की वैल्यू तो फिक्स हो ही नहीं रही है, और दुनिया में वो नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब जो चलता रहे। सोचो, आप रैशनल नंबर क्या पढ़े हो, रैशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में, रैशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, पहला तो कंडीशन यही होता है। दूसरा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और तीसरा पी एंड क्यू क्या हो, पी एंड क्यू जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, इंटीजर सॉरी इंटीजर्स होना चाहिए। आपने तो बेसिकली यही पढ़ा है, रैशनल नंबर का कंडीशन पढ़ा है ना, यही पढ़ा है रैशनल नंबर का कंडीशन। तो एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताओ, जब हमारे पास कोई नंबर डेसिमल में देता है, मान के चलो किसी ने 3.14 दिया, पॉइंट हटाया, 2 डिजिट है, 2 जीरो नीचे, तो हम कहते हैं 314/100 आ गया, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, साथ में क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और 314 और 100 इंटीजर है, मतलब ये रैशनल नंबर है। तो सोचो यहाँ पे पॉइंट हटाना आसान था, इसीलिए इस नंबर को हमने रैशनल कह लिया। लेकिन सोचो पाई की वैल्यू तो ये चलती जा रही है ना, जिस दिन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आएगा ये हम बता नहीं सकते ना, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा नहीं, और पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा नहीं, तो इसे हम रैशनल नंबर कैसे कह दे। तो पाई दुनिया का सबसे फेमस रैशनल नंबर था, सबसे फेमस रैशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो पता चल गया कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं थी, और पाई एक इरेशनल नंबर बन चुका था, ठीक है। पाई एक कैसा नंबर बन चुका था, इरेशनल नंबर बन चुका था। तो इसीलिए इरेशनल नंबर के अंदर हमने यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा, पाई लिखा। और दूसरा बात ये भी आपको बता दिया कि पाई पहले के जमाने में, ठीक है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो 22/7 था, ताकि चक्का गोल कर सके, और यहीं से पाई की वैल्यू 22/7 निकली। तो पुराने जमाने से चलता आ रहा था, इसीलिए आज भी लोग पाई इक्वल टू 22/7 मानते हैं। ये पहली स्टोरी थी जो आपको मैंने सुनाई, ठीक, ये पहली स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई। अच्छा, तो एक बात बताओ, 3.14 क्यों मानते हैं। तो मैंने कहा ना, पाई की जब वैल्यू कैलकुलेट करना लोगों ने स्टार्ट किया था, तो पहले जो डिजिट था, पहला 3 डिजिट, वो 3.14 था, इसीलिए पाई बराबर लोग अप्रोक्स वैल्यू मान लेते हैं 3.14, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू मान लेते हैं। तो या तो पाई की अप्रोक्स वैल्यू 22/7 लेते हैं, क्योंकि पुराने जमाने से चलता आ रहा था,
लोगों ने कैलकुलेट किया, पाई की वैल्यू 3.14159 डॉट 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 ये चलता गया, तो लोगों ने कहा कि यार हम पूरा तो नहीं लिख सकते लेकिन शुरुआत के 3 डिजिट लिख देते हैं। ठीक, तो दूसरा रीजन ये था कि पाई की वैल्यू 3.14 लेने का। ठीक, अब ये सारी बातें क्लियर हो गई। ये पहली स्टोरी थी जो मैंने आपको समझाया, जो आपको बताया। अब दूसरी स्टोरी भी जान लो, स्टोरी नंबर 2। पहले इसको साफ कर लेते हैं, है ना। हम्म, जो खामोश सोचो नहीं। हम्म, देखिए, अब स्टोरी नंबर 2 आते हैं। ठीक, स्टोरी नंबर 2 क्या है, ये फैक्ट है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। एक बात बताओ, वन के बाद, ठीक है, वन का जो जस्ट नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा है? वन के बाद अगला जो नेक्स्ट नंबर आता है, जस्ट नेक्स्ट, वो कौन सा है? वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करके बताओ कि वन के बाद जो जस्ट नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा आता है। ठीक है, उम्मीद है आप सबने कमेंट कर दिया होगा। मैक्सिमम बच्चे ये कहे होंगे कि भैया वन के बाद टू आता है, यही कहा होगा आपने। तो सोचो, जैसे ही आपने वन के बाद टू सोचा, तो कोई एक ऐसा बच्चा भी होगा जिसने ये कहा होगा कि नहीं भैया वन के जस्ट बाद 1.1 आता है, और सबको पता है 1.1 छोटा है कंपेयर टू टू। लॉजिक सी बात है, वन के बाद 1.1 आना चाहिए। तो सोचो एक और बच्चा खड़ा होकर के ये कह दे कि भैया 1.01 तो इससे छोटा है, ये आना चाहिए। सोचो एक और बच्चा खड़ा होकर के बोले भैया भैया ऐसा करो ना, 1.001 लगा दो, ये इससे छोटा होगा। तो एक बच्चा खड़ा होकर के कहता है भैया ऐसा करो कि आप जितने जीरो लगाओगे ना उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो लगा के बोल देना वो मेरा डिजिट होगा और वो उससे छोटा होगा। तो दुनिया में वन के बाद अगला जो डिजिट है वो कौन सा आता है, ये धरती पे कोई बता नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि वन के बाद टू आता है या कोई बताता है, तो इसका मतलब उसको मैथ नहीं आता, उसको गणित नहीं आता। ठीक है, उसको गणित सीखने की सख्त जरूरत है। ठीक है, वो बेचारा गणित से पीड़ित है, उसको गणित सीखने की जरूरत है। अच्छा, अभी क्या है, तो भैया एक बात बताओ, अगर कोई हमसे ही पूछ ले कि वन के बाद अगला नंबर क्या आता है, तो हम आंसर क्या दे? देखो यार, इस चीज के लिए थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स के फैक्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानने पड़ेंगे। जैसे देखो यार, सूरज पूरब में उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। सही बात की गलत बात? यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी को इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि आज सूरज के उगने से पहले सोकर उठे तो देखो सूरज पूरब में उगा हुआ था, ईस्ट में उगा हुआ था, है ना। और एक कल तुम सोकर उठे और उठे कब? सूरज के उगने के बाद। ठीक है, और कोई दोस्त उठा रहा है, तुम्हें आके बोला, उठाया क्या, तुम्हें आकर के बोला कि भाई सूरज देख पश्चिम में उगा हुआ है, क्या तू मानेगा? नहीं मानेगा ना, बोलेगा हम ही मिले बनाने के लिए। समझ रहे हो? ठीक है, तुम तो मानोगे नहीं ना उसकी बात कि सूरज पश्चिम में उगा हुआ है, ये बात तो नहीं मानोगे ना। क्या कहोगे कि भैया सूरज को हमेशा मैंने बचपन से देखा है पूरब में उगते हुए। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता, सूरज हमेशा और हमेशा पूरब में उगेगा। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको किसी भी चीज की प्रूफ की जरूरत नहीं होती। उसी तरह गणित के अंदर कुछ एग्जाम्स और कुछ पोस्टुलेट होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जिसको कोई बदल नहीं सकता। वो यूनिवर्सल ट्रूथ में से एक स्टेटमेंट है कि दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं वो अल्टरनेट चलते हैं। पहला रैशनल चलता है, फिर इरेशनल चलता है, रैशनल को क्यू से दिखा रहे हैं, इरेशनल को क्यू डैश से, फिर रैशनल चलता है, फिर इरेशनल, फिर रैशनल, फिर इरेशनल, और ऐसा चलता रहता है। ठीक, तो अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि वन के बाद अगला नंबर क्या आएगा, तो तुम उसे सीधा बोलो कि वन एक रैशनल नंबर है। तो वन के बाद जो अगला नंबर आएगा, नेक्स्ट नंबर जो आएगा, वो एक इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन वो इरेशनल नंबर क्या आएगा ये भी कोई बता नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो वन का जो अगला नंबर होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, लेकिन वो इरेशनल नंबर क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता। तो उसी तरह लोग कहते हैं, दुनिया के महान मैथमेटिशियन है, वो कहते हैं कि देखो यार पाई जो है ना वो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है।
और पाई की जो वैल्यू हम मानते हैं, अप्रोक्स वैल्यू जो लेते हैं, अप्रोक्स वैल्यू को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू जो लेते हैं 22/7, वो एक रैशनल नंबर है। वो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। तो पाई एक इरेशनल नंबर, 22/7 एक रैशनल नंबर है। आप सॉल्व करोगे पता चल जाएगा। आप 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ डिजिट के बाद ये डिवाइड लगना बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा मतलब सेम वैल्यू रिपीट करने लग जाएगा, ठीक है। तो पाई एक रैशनल नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है, फिर भी ये एक दूसरे के इक्वल है। तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब पाई जो एक इरेशनल नंबर है उसके आसपास वाले कौन से नंबर आएंगे? रैशनल आएंगे। अभी तुम्हें मैंने कहा था कि रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल चलता है, तो इरेशनल के आसपास वाले कौन से होते हैं? रैशनल। तो पाई एक इरेशनल है तो इसके आसपास वाले रैशनल होंगे। तो जो आसपास वाले रैशनल नंबर है, चाहे वो पहले आए चाहे वो बाद में आए, तो वो वाला जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर 22/7 है। तो इसीलिए मतलब पाई का जो नेक्स्ट नंबर है वो 22/7 है। इसीलिए दुनिया वाले मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होगी, ठीक है। जैसे बचपन में कहते थे ना कि किसी ने 1.99 लिखा, आप कहते थे कि भैया ये इसको 2 और ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख देते थे, लिखते थे ना। तो उसी तरह कुछ है कि अगर पाई का अगला नंबर 22/7 है या पिछला नंबर 22/7 है, मतलब पाई के आसपास वाला नंबर 22/7 है, इसीलिए दुनिया वाले पाई इक्वल टू 22/7 मान लेते हैं। ये दूसरी कहानी है इसके पीछे की। उम्मीद है दोनों कहानी समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद पाई के नाम पे कोई कंफ्यूजन मत पालना, कभी भी जिंदगी में मत पालना, है ना। तो आपको दोनों रीजन मैंने क्लियर कर दिया, बहुत ही प्यार से क्लियर कर दिया। अच्छा भैया एक और चीज नहीं बताया आपने, क्या? कि भैया ई के बारे में नहीं बताया। ये ई क्या है? ई क्या है? देखो यार बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से मेरी बातें, ठीक है। ई क्या है उसके बारे में भी बता रहे हैं, देखो, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, केवल ऊपर ऊपर बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये बात तो पता चल गया, पाई की वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। पाई कैसा नंबर है? पाई एक इरेशनल नंबर है, क्यू डैश लिख दे रहा हूं, और 22/7 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट भी लिख देता हूं, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स वैल्यू होती है 3.14, ठीक। अच्छा इसके नाम पे एक और फैक्ट क्लियर कर देता हूं, वो भी जान लो। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14159। आपको पता है हर साल पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, पता है? अच्छा पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो छिपा हुआ है ना पाई डे कब मनाया जाता है, वो इसकी वैल्यू में छिपा हुआ है। कैसे बताता हूं। ये जो 3 है ना, शुरुआत में 3 लिखा हुआ है, ये मंथ को दिखाता है, मंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ये 14 जो है ना, वो डे को रिप्रेजेंट करता है, और जो 159 है ना, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बताओ, ये तीसरा महीना 14 तारीख 1:59। तो तीसरा महीना कौन सा होता है? थर्ड मंथ कौन सा होता है? जनवरी फरवरी मार्च। तो ये मार्च हो गया, और ये 14 तारीख, मतलब 14 मार्च 1:59 पे हर साल पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप किसी को पूछ सकते हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत सारे लोगों को क्लियर पता नहीं होता। तो पाई डे हर साल कब मनाया जाता है? पाई डे इसकी वैल्यू में छिपी हुई दिन में ही मनाया जाता है, और वो कब है? तीसरा महीना 14 तारीख 1:59, मतलब 14 मार्च 1:59 को हर साल पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है ये बातें? अच्छा दूसरी बात है, ये पाई है क्या? पाई एक ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ना ABCD, हिंदी में अल्फाबेट होते हैं ना क ख ग, वैसे ग्रीक में अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। और वो ये जो पाई है वो एक ग्रीक अल्फाबेट है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो पाई के कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ फैक्ट है जो आपको बता दिया, इस चीज को याद रखिएगा आप। अच्छा भैया ई के बारे में बता दो ना, ई के बारे में बता ही देते हैं। अच्छा देखो तीसरा पॉइंट, अगर ई की बात करें, ठीक है, तो ई को दुनिया वाले नेपेरियन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपेरियन कांस्टेंट, नेपेरियन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है।
ये आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे, जब आप 11th-12th में जाओगे ना तो इसके बारे में सुनोगे। ठीक है, नेपेरियन कांस्टेंट कहता है और इसकी भी अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 होती है। ठीक है, 2.71 होती है। ठीक है, और ये भी एक इरेशनल नंबर है। दुनिया के दो सबसे फेमस इरेशनल नंबर, एक पाई और दूसरा ई। चलो, तो उम्मीद है यहां तक इरेशनल नंबर समझ में आ चुका है। ठीक, अच्छा, इरेशनल नंबर उसे भी कहते हैं जो कभी खत्म ना हो, जैसे 1.01, 001, 00001 और डॉट 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 चलता रह रहा है। तो ये भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर। तो ऐसे इरेशनल नंबर कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स है जो आपको नोट करना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो, अब एक पॉइंट और समझते हैं। दुनिया में जब भी कोई भी आपको रूट अंडर प्राइम नंबर दे दे, रूट अंडर प्राइम नंबर दे दे, तो वो आपको ऑलवेज और ऑलवेज एक इरेशनल नंबर देगा। रूट अंडर प्राइम एक इरेशनल नंबर होता है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, 2, 3, ये सब क्या है, प्राइम है। 5, 7, 11 ये प्राइम है, और ये सारे के सारे एक इरेशनल नंबर है। तो रूट अंडर प्राइम एक इरेशनल नंबर होता है। फिफ्थ बात भी जान लो, क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दुनिया वाले इसी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अलग नाम से पुकारते हैं कभी कभार, और लोगों को लगता है कि ये भैया कुछ कोई और नंबर है। नहीं, ये एक ही बात है, एक ही नंबर को की बात कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये भी अपने आप में इरेशनल नंबर को शो करता है, इरेशनल नंबर को शो करता है। क्लियर है ये बात है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल बताने से पहले, ठीक है, एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ चीजें और जान लो। जैसे अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसकी बातें पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार लिख दे रहा हूं ताकि अगर भूल चुके हो तो वो दोबारा याद आ जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, तो वो एक रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो अगर हम कोई नंबर को, ठीक है, डिवाइड करते हैं और डेसिमल के बाद जैसे 0.25 आ गया, तो 5 के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये रैशनल नंबर है। 0.23, 1.26, सारे के सारे ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 6 हो गया, और इसके बारे में बात करेंगे, अभी इसके एग्जांपल नोट डाउन करेंगे, लेकिन पहले एक और बातें समझ लो। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग, और इस रिपीटिंग को दुनिया वाले रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है ना। इसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके एग्जांपल में आप अगर नंबर लेना चाहो तो वो नंबर जो रिपीट करता जा रहा है बार 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 और चलता जा रहा है इंफिनिटी तक, तो ऐसे नंबर पे बार लगा देते हैं, और ऐसे नंबर रैशनल होते हैं। 0.47 के ऊपर बार, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं।
तो भैया एक बात बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म ना हो, नॉन रिपीटिंग का मतलब सेम वैल्यू रिपीट ना करे। ठीक है, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 चलता जा रहा है। तो ये तो ना तो खत्म हो रहा है, ठीक है, ना तो खत्म हो रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है। ठीक है, ना तो खत्म हो रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है। तो ये जो है वो एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। या फिर आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 0.01 0001 00001। तो भैया यहाँ पे वन तो रिपीट कर रहा है ना, अरे ये 01 है, ये 001 है, दोनों में अंतर होता है भैया। ठीक है ना, तो ये रिपीट नहीं कर रहा। तो अगर ऐसे भी नंबर चलते जा रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज को अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिएगा, और कॉपी पे भी, है ना। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका तो ले ही चुके होगे, ये भी ले लेना स्क्रीनशॉट, और ये ले चुके हो तो ये भी ले लेना। ठीक, अब देखो पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, देखो यार, पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि थोड़ा इरेशनल नंबर बता दिया, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस कर लिए दो चार और वो खत्म हो गया, नहीं। मैं कहता हूँ पढ़ाई का मतलब होता है कि ऐसे पढ़ो कि उसके अंदर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, एक वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब कॉन्सेप्ट बेहतर होता है ना, तो पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं छूटता, और क्वेश्चंस बनाने में भी मजा आता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे जोर दिया करो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से शो करते हैं, प्लस, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा, हर बार अब क्यू क्यू डैश लिखूंगा, है ना। तो एक बार क्यू लिख दिया रैशनल नंबर के ब्रैकेट में, तो आपको ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर को क्यू से शो करना है। ठीक, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक, चलो पहले रैशनल लिख लेते हैं, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा हमेशा, आपको हमेशा दो रैशनल नंबर को जब भी प्लस करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा, मतलब क्यू ही मिलेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे दो एक रैशनल नंबर है, तीन एक रैशनल नंबर है, दोनों को जोड़ा तो पांच मिला, और पांच भी एक रैशनल नंबर है। ठीक, अच्छा, रैशनल नंबर में भैया एक बात बताओ, तो अभी तो बता दिए कि रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर प्लस करो तो रैशनल मिलेगा, तो भैया माइनस करेंगे तो तब भी रैशनल मिलेगा। सोचो, पांच एक रैशनल नंबर, इसमें माइनस किया दो, ये भी रैशनल नंबर है, तो आंसर क्या मिला, रैशनल नंबर मिला, 3 मिला। ठीक, सोचो रैशनल नंबर में भैया अगर मल्टीप्लाई किए तो, ठीक है, अगर रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई किए रैशनल नंबर तो क्या मिलेगा, रैशनल। टू एक रैशनल नंबर है, इसमें थ्री रैशनल नंबर मल्टीप्लाई किया तो सिक्स मिला, और सिक्स भी एक रैशनल नंबर है। क्लियर है ये बात है। तो रैशनल नंबर में रैशनल नंबर प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, हमेशा रैशनल मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 9, रैशनल नंबर में प्लस या प्लस करेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसको इरेशनल को हम क्यू से दिखा रहे हैं, क्यू डैश से। तो अब हम हर बार क्यू और क्यू डैश लिखेंगे, समझ में आ गया ना। तो जब रैशनल में इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो आपको ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, मतलब क्यू डैश मिलेगा। क्लियर है ये बात है। तो भैया एक बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है, तो जैसे देखो टू एक रैशनल नंबर है, इसमें प्लस किया रूट थ्री रैशनल नंबर है, तो आपको टू प्लस रूट थ्री क्या मिलेगा, टू प्लस रूट थ्री मिलेगा, और टू प्लस रूट थ्री अपने आप में इरेशनल है। सोचो रैशनल में माइनस किया इरेशनल नंबर, तब भी आपको इरेशनल मिलेगा। जैसे ये तो पहला एग्जाम्पल है, अगर सोचो टू एक रैशनल नंबर है, इसमें माइनस किया रूट थ्री इरेशनल नंबर है, तो आपको क्या मिलेगा, टू माइनस रूट थ्री मिलेगा, और टू माइनस रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। ठीक, अच्छा, ये बात भी हो गई। भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ,
अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, रैशनल में मल्टीप्लाई कर दिया इरेशनल नंबर, तो रैशनल में इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा, ठीक है, इरेशनल मिलेगा। रैशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 रैशनल है और √3 रैशनल है, तो आपको क्या मिलेगा? 2√3 और 2√3 इरेशनल है। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है, एक्सेप्ट रैशनल नंबर 0। मल्टीप्लाई के केस में लिख लेना एक्सेप्ट रैशनल नंबर q इक्वल टू 0। आपको रैशनल नंबर 0 छोड़ करके दुनिया के कोई भी नंबर ले लो, रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, 5 ले लो, और इसको मल्टीप्लाई करो इरेशनल से, तो आपको इरेशनल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर सोचो रैशनल नंबर 0 ले लिया और उसको इरेशनल से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या दे देगा? 0, और 0 क्या है? रैशनल है, ठीक है। तो 0 के अलावा, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, ये बात भी हो गई। अच्छा, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर 10 पे भाई साहब, इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और भर भर के आते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। अच्छा भैया, इरेशनल नंबर ले लिया क्यू डैश, एक और इरेशनल नंबर ले लिया क्यू डैश, और दो इरेशनल नंबर को प्लस किया, तो भैया दो इरेशनल नंबर को प्लस करने पे क्या मिलेगा? आपको इरेशनल ही मिलेगा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे √2 में √3 प्लस किया, तो √2 प्लस √3 मिलेगा, रूट, ठीक है, ये भी इरेशनल, ये भी रिलेशनल, और दोनों का सम भी इरेशनल, ठीक। अच्छा भैया एक बात बताओ, 11th नंबर, इरेशनल नंबर में माइनस किया इरेशनल नंबर, तो क्या मिलेगा? मे बी रैशनल, मे बी रैशनल, मे बी रैशनल, मतलब क्यू मतलब रैशनल, मे बी इरेशनल, क्यू डैश, मतलब रैशनल भी मिल सकता है इरेशनल। जैसे √2 में माइनस किया √3, √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, तो √2 माइनस √3 मिलेगा जो इरेशनल है। सोचो √2 इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है, तो √2 में √2 माइनस किया तो क्या मिलेगा? 0, और 0 क्या है? रैशनल है। समझ में आ गया? इस बात को ध्यान रखना। 12th नंबर, अच्छा एक और चीज मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीप्लाई के केस में भी सेम होता है, ठीक है। दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो भैया एक बात बताओ, आप तो डिवाइड का केस तो बता ही नहीं रहे हो कि रैशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल से तो क्या आएगा? अरे इसमें मल्टीप्लाई का ही केस चलता है, देखो रैशनल है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन क्यू डैश, क्यू इंटू 1 क्यू, अपॉन अपॉन क्यू डैश, क्यू डैश, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई का ही केस चलता है। तो जो मल्टीप्लाई के केस में चलता है रैशनल इंटू इरेशनल, ठीक है, 1 अपॉन क्यू डैश क्या है? इरेशनल। रैशनल इंटू इरेशनल क्या होता है? इरेशनल इंटू इरेशनल, सिंपल सी बात है भैया, इरेशनल होता है, ठीक, इरेशनल होता है एक्सेप्ट 0, ध्यान रखिएगा। तो क्यू अपॉन क्यू डैश भी क्या होगा? इरेशनल, इरेशनल देगा एक्सेप्ट 0, ठीक। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और इसके साथ आपका इरेशनल नंबर होता है कंप्लीट। इससे इरेशनल नंबर से, ठीक है, जितना हमने इरेशनल नंबर बात करी है, जितना हमने पढ़ी है, जितने डिटेल में हमने चीजों को कवर अप करा है, इससे ज्यादा सीबीएसई क्वेश्चन पूछ नहीं सकती, और इससे ज्यादा इरेशनल नंबर आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हमने बहुत हद तक, बहुत ही बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। समझ में आ गया? एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से क्लियर किया है साहब, ठीक। तो अगर आप लोग यहां तक समझ चुके हैं, यहां तक आप सबको सारी चीजें बहुत अच्छे से आ चुकी हैं, बहुत अच्छे से आ चुकी है, ठीक है। तो भैया, और आपने यहां तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो साहब थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ थोड़ा व्हाट्सएप पे भी शेयर कर लो यार, है ना, इंस्टाग्राम पे थोड़ा स्टोरी में लगा लो, ठीक है। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दे करके इस चैनल को ग्रो करवाइए। अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि इरेशनल नंबर, √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, √3 को इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में 3 मार्क्स के आते हैं और कंफर्म आते हैं, गारंटेड आते ही आते हैं, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।